जय हिंद साथियों। स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का दिसंबर 2023 का है ना सेशन। यह टॉपिक नंबर आपको बताए दोस्तों, यह जो है टॉपिक नंबर 5 है ना। इससे पहले मैंने 4 टॉपिक करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं यह दिसंबर 2023 का करेंट अफेयर तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह सेशन। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें मैंने 4 सेशन करा दिया। 5वां जो हम लोग का सेशन है दोस्तों, यह है आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य के बारे में हम लोग कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो आइए इसको भी कंप्लीट किया जाए। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर मंथ का जो भी प्रतियोगिता दर्पण आता है, पीडी होता है, वो हम इस चैनल पे कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट किया जाता है। देखिए, पहला जो इसमें बनता है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि 2000 के करेंसी नोटों को अब जो है आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में ही बहाल बदला जा सकेगा। अब पहले जो था दोस्तों, एक समय सीमा था जब हम लोग बैंक में जाके जमा करते थे, लेकिन अब जो है आरबीआई का मात्र जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय है उसी में सिर्फ और सिर्फ बदला जाएगा। ये नहीं कि उसकी मान्यता खत्म हो चुकी है, 2000 की मान्यता है, लेकिन कि उसको अभी चेंज किया जा रहा है ना। विधि ग्राह मुद्रा का जो है दर्जा अभी इसकी बरकरार रहेगी, है ना। इसकी कानूनी जो अभी दर्जा है ये अभी बरकरार है। देखिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि स्वच्छ मुद्रा नीति कहिए क्लीन नोट पॉलिसी अपनाए रखने की अपनी नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 का जो मूल्य है करेंसी नोटों का वैध यानी लीगल टेंडर का दर्जा बरकरार रखते हुए इन्हें वापस लेने का घोषणा 19 मई 2023 को की थी, ठीक है। तथा उन्होंने बैंकों से उन्हें बदलने अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए समय भी दिया था। कब तक? 30 सितंबर तक का समय दिया गया था ना। यह समय सीमा आरबीआई ने निर्धारित किया था। इस समय सीमा के बाद में 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि 7 अक्टूबर तक जमा हो चुका था। 19 मई से स्टार्ट किया गया था और 7 अक्टूबर तक जमा किया गया था, लास्ट, है ना। यह समय सीमा समाप्त होने के बाद भी इन करेंसी नोटों को वैध मुद्रा का दर्जा बना हुआ है तथा इन्हें अब भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत कर इन्हें अपने बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है ना। रिजर्व बैंक के यह जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय है कहाँ कहाँ है एक बार जरूर से देख लीजिए दोस्तों, है ना। कम से कम 4-5 तो आप जरूर ही जानिए। 19 क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमें देखिए बड़े बड़े शहरों में है। अहमदाबाद जो गुजरात में है, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, है ना। फिर कहाँ दोस्तों? गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम में स्थित है ना। आरबीआई की जो है 30 सितंबर 2023 की यह विज्ञापित के अनुसार जो है 19 मई 2023 को कुल मिलाकर कितना दोस्तों? 3.56 लाख करोड़ के 2000 मूल्य के करेंसी नोट प्रचलन में थे तथा 29 सितंबर 2023 को यह कितने लाख थे दोस्तों? 3.42 लाख करोड़ मूल्य ऐसे नोट बैंकों में जमा किए जा चुके थे। इस प्रकार जो है 14,000 करोड़ से कम मूल्य के नोट ही 29 सितंबर 2023 के बाद चलन में रह गए थे। यानी अब बच कितने गए थे दोस्तों? 14,000 करोड़ मात्र बच गए थे। टोटल कितने थे? तो टोटल थे दोस्तों कितने? 3.56 लाख करोड़ था। इसमें से 3.42 लाख करोड़ वापस हो चुका था 29 सितंबर तक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 मूल्य के करेंसी नोट जो जारी करने का निर्णय नवंबर 2016 में, जब 500 और 1000 के नोट के मूल्य जो है उसे विधिग्रह मुद्रा का दर्जा हटाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया था ना। यानी इसको जब हटाया गया 500 और 1000 मुद्रा को, उसके बाद 2000 मुद्रा को लाया गया था। प्रचलन में अब नए मूल्य वर्गों को नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने से 2000 मूल्य के नोट जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया था। इससे 2000 मूल्य के नोटों का मुद्रण जो है 2018 से 19 से ही बंद कर दिया गया था। चलन में रह रहे ऐसे नोट को वापस लेने की घोषणा आरबीआई ने 19 मई 2023 को की थी।
ये तो बता ही दिया आपको कि कितने करोड़ बच गए थे, मात्र 14 करोड़ रुपया ही बच गए थे, जो 29 सितंबर के बाद चलन में रहे थे। अब जो है 19 क्षेत्रीय में ही सिर्फ और सिर्फ जमा हो सकता है, जो आरबीआई का कार्यालय है जहाँ पे। देखिए नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति की 2023 से 24 की चौथी जो है द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर अपरिवर्तित रहा है, यानी जो पहले था वो सेम वही रहा है। देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा हम लोग इसका टेबल भी आपको दिखा देंगे। देखिए वित्तीय वर्ष जो 2022 से 23 के दौरान लगातार 6 द्वैमासिक समीक्षाओं में रेपो दर की वृद्धियां में मुद्रास्फीति पर काबू पाने के बाद इस वर्ष जो है 2023 से 24 में लगातार 4 द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर व अन्य प्रमुख बैंकिंग दरों में कोई परिवर्तन आरबीआई ने नहीं किया है। वर्ष 2023 से 24 की जो है वर्ष 2023 से 24 की 6 अप्रैल 2023 की पहली, 8 जून 2023 को दूसरी तथा 10 अगस्त 2023 को तीसरी और 6 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया इसका, है ना। और मौद्रिक नीति की चौथी द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर की रिजर्व बैंक ने अपरिवर्तित रखा था, जिससे यह नीतिगत दर जो है अभी भी कितना है, यानी कि सीधे याद रखिए दोस्तों कितना है, 6.50% बनी हुई है अभी रिजर्व रेपो दर, किसका, बैंकों का, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक की नीतिगत जो है दरें में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई का नीतिगत जो है दर, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। देखिए रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है ना, लोन देता है। नेक्स्ट देखिए नगद आरक्षित अनुपात, है ना, जमा राशि का वह हिस्सा है जो बैंकों का आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं दोस्तों, कब से कब तक का है। यहाँ 2021 से स्टार्ट हुआ है ना, लगभग 2 सालों का इसमें दिखाया जा रहा है ग्राफ। तो देखिए 2021 में क्या था दोस्तों, यह 7 अप्रैल को आप देख ही रहे हैं ग्राफ, ये 4 के करीब में था, है ना। देखिए इंक्रीज करते 2023 में कहाँ पे आ चुका है दोस्तों, 6.50 पे आ चुका है इसकी परसेंटेज मात्रा। देखिए ये जो है द्वैमासिक समीक्षा के समय जो व्यक्त किए गए, इसे बढ़ाकर जो 6.5% अप्रैल 2023 में आरबीआई ने किया था, तथा जून व अगस्त 2023 में यही अनुपात बरकरार रहा था 6.5। ताज़ा परिस्थितियों में इसे कोई परिवर्तन न करते हुए इस अनुपात को 6.5% पर ही आरबीआई ने 6 अक्टूबर 2023 को भी बरकरार रखा है, यानी बस और बस 6.5 ही रिजर्व रेपो दर है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक लिस्ट भी जारी किया गया दोस्तों आरबीआई के द्वारा। यहाँ पे प्रमुख बैंकों का है 2022 से 23 व 23 से 24 में प्रमुख बैंक दरें जो है उसका रेट क्या है, प्रतिशत में यहाँ पे जमा है। देखिए रेपो दर जो है बताया गया है कितना है दोस्तों, सीधे लास्ट में देखिए कितना है, जो 6 अक्टूबर को फाइनली जो किया गया है 6.5 है। और रिजर्व रेपो दर कितना है दोस्तों, तो 3.35। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दो, एक रेपो दर एक होता है रिजर्व रेपो दर, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, 2.6.50 और 3.350, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। और ये देखिए यह दर जो है 21 मई 2022 से लेकर के से 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में जो इसकी क्या स्थिति रही है दोस्तों, 4 था, है ना, 4 सिर्फ सीधे 4 पॉइंट था। अब जो है इंक्रीज होकर 6.50 हो गया है, यानी कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों, 2.5 इंक्रीज हो गया है इसमें रेपो दर में। देखिए इससे जो है मौद्रिक नीति की अगली द्वैमासिक समीक्षा जो है 2023 से 24 की 5वीं द्वैमासिक समीक्षा 8 दिसंबर 2023 को जारी की जाएगी। अब जो 8 दिसंबर को जारी की जाएगी दोस्तों, वह जनवरी वाले प्रतियोगिता दर में आएगी, उसे भी मैं करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा बनता क्या है कि 2022 से 23 में देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड जो है उत्पादन कृषि मंत्रालय के फाइनल आंकड़े जारी किए गए हैं। देखिए 2022 से 23 में देश में जो है खाद्यान्न का रिकॉर्ड है, उत्पादन जो किया गया है, उसमें कृषि मंत्रालय का फाइनल आंकड़ा क्या है वो दर्शाया गया है। एक चार्ट के माध्यम से भी भारत में खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पे देखिए लाख टनों में है। इसमें देखिए फसल जो है वर्ष 2022 से 23 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपज का फाइनल जो है अनुपात क्या है, एक बार पहले आपको ग्राफ दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे भारत में खाद्यान्न उत्पादन जो है लाख टन में है,
तो यहाँ पे देखिए 12 से 13 में क्या था दोस्तों, अब जो है 22 से 23 में क्या है। तो यह कितना था दोस्तों, लगभग 2 लाख के करीब, लगभग दोस्तों 2000 के करीब में था। अभी कितना है दोस्तों, तो अभी जो है दोस्तों 3000 के करीब में है ना। तो इंक्रीज तो किया है बहुत ज़्यादा ही। और यह जो है पेश कौन किया है दोस्तों, यह देख रहे हैं यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया है ग्राफ। कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए, जिसके अनुसार संदर्भित वर्ष में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन जो है लगभग 329.69 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। इससे पहले इस वर्ष के कृषिगत उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जो है 22 सितंबर 2022 को, दूसरे 14 फरवरी को तथा तीसरे 25 मई 2023 को जारी किए गए थे। और पहले बता दें, पहले अग्रिम अनुमान मंत्रालय के द्वारा उस समय जारी किए गए थे जब केवल खरीफ उपजों के संबंध में ही आंकड़े उपलब्ध थे। और 14 फरवरी को जब 2023 को दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया था, उस समय रबी और खरीफ दोनों ही उपजों के उत्पादन में आंकड़े शामिल थे। इन आंकड़ों में ही संशोधन करके अब तीसरे अग्रिम अनुमान जो है 25 मई 2023 को जारी किए गए थे तथा इस फसल वर्ष में उत्पादन के फाइनल अनुमान जो है 18 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए। देखिए 18 अक्टूबर को जो जारी किए गए फाइनल आंकड़े में 22 से 23 में गेहूं, चावल, मक्का सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमान किए गए हैं। मैं यहाँ पे बताएंगे आपको कि तिलहन का उत्पादन भी इस वर्ष रिकॉर्ड का स्तर अनुमानित है तथा अन्य अधिकांश उपजों का उत्पादन में भी पूर्व वर्ष 2021 से 22 की तुलना में वृद्धि हुई है। और कृषि मंत्रालय के विज्ञप्ति में बताया गया है कि किसानों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों के फाइनल अनुमानों के तहत जो है 22 से 23 में प्रमुख फसलों के उत्पादन अनुमान निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए एक आपको ग्राफ में दिखाते हैं भारत में कृषि उत्पादन कैसे है। तो कुल जो है दोस्तों 2021 से 22 में यहाँ पे देख रहे हैं आपको कितना है, लगभग 3000 के करीब में है। खाद्यान्न भी यहाँ पे देख सकते हैं 3000 के करीब में 3200 के है ना। 2022 से 23 में प्रमुख फसलों का उत्पादन क्या है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों चावल है भारत में, उसके बाद गेहूँ का नंबर है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है मोटे अनाज, फिर मक्का, दाल है ना, ऐसे करके आते हैं। और सारे के सारे ये दोस्तों लाख टन में है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए खाद्य एवं अन्य प्रमुख जो है उपजों का उत्पादन यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सबसे ज़्यादा चावल जो आपको बताए हैं दोस्तों हमारे देश में होता है सबसे ज़्यादा चावल, उसके बाद गेहूं का होता है। देखिए 2022 से 23 के दौरान जो है चावल का उत्पादन का रिकॉर्ड जो है यह जो है 135.76 मिलियन टन के रिकॉर्ड का स्तर पर रहा है। इस बार जो है वृद्धि कितना हो गया है दोस्तों, तो 6.28 मिलियन टन अधिक हो गया है इस बार पिछले वर्ष की तुलना में। और गेहूं का बात कहें दोस्तों तो आपको बता दें 110.55 मिलियन टन होने के बाद जो है इसका जो है कितना बढ़ोतरी हुआ है, इसका भी बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों, लगभग 5 मिलियन टन अधिक इसमें भी बढ़ोतरी हुआ है पिछले वर्ष की। फिर जो है दोस्तों इसके द्वारा पौष्टिक और मोटे अनाज में भी कुल उत्पादन में इसमें भी वृद्धि अनुमानित किया गया है दोस्तों। 2022 से 23 में श्री अन्न का उत्पादन जो है दोस्तों कितना रहा है, तो 17.32 मिलियन टन अनुमानित है ना। फाइनल अनुमान में बता दें आपको कि दालों का भी अनुमान इसमें ज़्यादा रहा है, आपको दिखाए ही है 1.40 मिलियन टन अधिक रहा है पिछले वर्ष के अनुमान में। तिलहन तो अधिक रहा ही रहा है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कितना अधिक रहा है दोस्तों, 3.39 मिलियन टन अधिक रहा है तिलहन। और गन्ने की बात कहा जाए दोस्तों तो गन्ना भी 51.11 मिलियन टन अधिक रहा है। कपास का उत्पादन भी इस बार ज़्यादा रहा है दोस्तों, कितना यहाँ पे देख सकते हैं 2.54 मिलियन गांठ अधिक है। जूट एवं मेस्ता भी सारे जो है उत्पादन में वृद्धि ही हुआ है दोस्तों, है ना। 2023 में मानसूनी वर्षा सामान्य से कम रही है। दीर्घकालिक औसत का जो है
94.4% रही है मानसून वर्षा। देखिए मानसून वर्षा जो है यह कब से कब रहता है, 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक रहता है। 2023 का समापन जो है 30 सितंबर को हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्राप्त की गई वर्षा के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्या है, देखिए तथ्य। तो पहला टॉपिक इसमें क्या है कि इस सत्र में जो है लगभग कुल 820 कितना दोस्तों, लगभग 820 मिलीमीटर वर्षा मतलब अखिल भारतीय औसत दर्ज की गई है, जो 1971 से 2020 की अवधि के दीर्घकालिक औसत जो है 869 मिलीमीटर का 94.4% है ना दोस्तों। यह जो है 820 है और ये कितना है दोस्तों, 869 मिलीमीटर है, यानी कि बहुत ही कम हुआ है उसकी अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इस प्रकार इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त की गई वर्षा सामान्य से कम रही है। दीर्घकालिक औसत देखा जाए तो 96% से लेकर 104% तक का वर्षा सामान्य कही जाती है, लेकिन इसका कितना रहा है, मात्र 94% ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका क्या है कि भारत के 4 व्यापारिक जो है समरूप क्षेत्र हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय वर्षा सामान्य से कम रहा है, दीर्घकालिक औसत 92%, और पूर्वोत्तर में भी सामान्य से कम रहा है, 82% रहा है, जबकि उत्तर पश्चिम में यह सामान्य दीर्घकालिक औसत का 101% था, और मध्य भारत में भी यह सामान्य दीर्घकालिक औसत का 100% दर्ज किया गया। यानी कि मात्र 2 ही, जिसके 4 समरूप क्षेत्र हैं जिसमें 2 में कम वर्षा की आंकलन किया गया है और 2 में बहुत ही मात्रा की वर्षा दर्ज किया गया है। तो 2 कौन है, एक मध्य भारत है और एक जो है उत्तर पश्चिम है। ये 2 जगह जो है बारिश 100% हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि भारत के 36 वायुमंडलीय उपखंडों में से 26 उपखंडों में 2023 में मानसून वर्षा सामान्य रही है। और उपखंड में कितने सारे राज्य भी आते हैं देखिए, तो यहाँ पे एक तरह से देख भी सकते हैं, जैसे कि देश का जो है 73% भौगोलिक क्षेत्र आता है किसमें, उपखंड के तहत आता है, ठीक है। और 3 उपखंड जिनके तहत देश का 9% भौगोलिक क्षेत्र आता है वो कौन सामान्य से अधिक है, तथा शेष 7 उपखंड में से इस वर्ष जो है वर्षा सामान्य से कम रही है। इनके तहत क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 18% है, और सामान्य से कम वर्षा वाले 7 उपखंड में कौन कौन आते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र जो है, दक्षिणी कर्नाटक व केरल भी शामिल है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि 2022 से 23 में बागवानी उपजों का जो है रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। इसमें कृषि मंत्रालय का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। देखिए यह जो है वर्ष फसल का वर्ष 2022 से 23 में देश में बागवानी फसलों जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। और उपज का कुल उत्पादन जो है, उपजों का कुल उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड का स्तर पर रहा है, तो यह रहा है दोस्तों लगभग 352 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है ना। और 2022 से 23 में देखा जाए तो यह बागवानी फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जो है 26 जून 2023 के कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए थे। और पहले अनुमान जो है 22 से 23 में देश के कुल बागवानी उत्पादन 350 मिलियन टन अनुमानित था। यहाँ पे कुल बागवानी उत्पादन व बुआई क्षेत्र देख सकते हैं, यहाँ पे इसका लिस्ट है वर्ष, और यहाँ पे क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में, उत्पादन मिलियन टन में। तो 2021 से 22 का देख सकते हैं यहाँ पे पहला अग्रिम जो यहाँ पे जारी किया गया है, और इसके मिलियन टन में कितना उत्पादन हुआ है। और 2022 से 23 में देखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो कितना हुआ है उत्पादन, 351.92%। देखिए कृषि मंत्रालय के इस आंकलन के अनुसार जो है 2021 से 22 की तुलना में 22 से 23 में फलों, सब्जी, बागवानी और
फूलों व शहद के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। और दूसरे अग्रिम अनुमान वर्ष 2022 से 23 के लिए बागवानी फसलों का कुल उत्पादन जो है 352 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है। मंत्रालय के इस आंकलन में 2022 से 23 के दौरान जो है फलों का उत्पादन कुल कितना रहा है, 108 मिलियन टन। फिर सब्जियों का वैसा ही है ना, इसका प्रॉपर वे में उतना देखा नहीं जाता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF प्रोवाइड होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके से पढ़ सकते हैं ना। बागवानी भी है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि बागवानी क्या है ना, देखिए बागवानी क्या है, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, इसके बारे में देखिए इम्पोर्टेंट है कि बागवानी का शाब्दिक अर्थ है उद्यान की खेती। बागवानी में फलों, सब्जियां, मशरूम, कट फूलों, सजावटी फूलों और पौधों, मसालों, औषधियों, फसलों का प्रमुख स्थान है। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन व चाय बागान आदि भी बागवानी में शामिल है। बागवानी हॉर्टिकल्चर एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। नेक्स्ट जो बनता है दोस्तों यह है विपणन वर्षा जो है 2024 से 25 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रहा है। तो देखिए विपणन वर्ष 2024 से 25 में फसल वर्ष 2023 से 24 की रबी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर 2023 को की। यह नए समर्थन मूल्य जो है स्वामीनाथन आयोग जो है इसके अनुशंसा के अनुरूप पर ही निर्धारित किए गए हैं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है उपजों की लागत से न्यूनतम 1.5 गुना रखने की 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में घोषित नीति के अनुपालन नए समर्थन मूल्य के निर्धारण में ही किया गया है। विपणन वर्षा जो है 2024 से 25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रहा है दोस्तों, तो देख रहे हैं 2125 और बढ़कर कितना हो गया 2275, यानी कितना इंक्रीज किया है गया 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि गेहूं में हुआ है। वैसे फिर देख सकते हैं चना में भी कितना हुआ है दोस्तों, चना में यहाँ पे देख सकते हैं प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है 5440। और जौ में वैसे देख सकते हैं दोस्तों जौ में कितना हुआ है तो 115 प्रति क्विंटल अधिक हुआ है। और मसूर का भी देख सकते हैं दोस्तों, मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस प्रकार, यह जो है 425 प्रति क्विंटल का सर्वोच्च वृद्धि इसमें की गई है। और कुसुम में देखा जाए दोस्तों सनफ्लावर जो है इसमें जो है 5800 प्रति क्विंटल किया गया है। और रेपसीड एवं सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है 2024 से 25 के लिए 5650 प्रति क्विंटल किया गया। ठीक है, इस प्रकार नए समर्थन मूल्य से सबसे अधिक 98% का प्रतिफल किसानों को प्राप्त हो सके। उत्पादन लागत के आंकलन हेतु क्या क्या लागतें शामिल की जाती है, तो देखिए इसमें क्या क्या लागतें शामिल की जाती है। उपजों की उत्पादन लागत में सभी भुगतान की गई लागतों जैसे कि चुकाई गई श्रम लागत, बैल श्रम या फिर कहिए मशीन श्रम है ना, बैल श्रम मतलब बैल के द्वारा कराया गया काम या फिर मशीन के द्वारा कराया गया काम, भूमि पट्टा के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक साधनों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों व फर्म भवनों का मूल्यह्रास यानी मूल्य में कमी, डिप्रिसिएशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंट्स एंड फ्रॉम बिल्डिंग्स है ना, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज, पंप सेंटो आदि के लिए डीजल, बिजली आदि विविध जो है व्यय के अतिरिक्त पारिवारिक श्रम का आंकलित मूल्य, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर शामिल है ना। कृषिगत उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को उनकी अखिल भारित औसत उत्पादन का लागत जो है कम से कम 1.5 गुना रखने का घोषणा 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस नीति के अनुपालन जो है 2024 से 25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण में भी किया गया है। और उपज की घरेलू
एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है, मांग आपूर्ति की स्थिति, फसलों के बीच मूल्य में सामान्य तथा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों पर भी ध्यान एमएसपी निर्धारित करते समय दिया जाता है। 2024 से 25 के लिए जो है नए समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 425 प्रति क्विंटल की वृद्धि मसूर, 200 प्रति क्विंटल की वृद्धि सरसों वगैरह पर तेल में, और चना के लिए 105, जौ और गेहूं में, जौ में 115 और गेहूं में 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि इस वर्ष दिखाई गई है। गेहूं की उत्पादन लागत 102% प्रतिफल जो है किसानों को नए समर्थन मूल्य से प्राप्त होगा, और सरसों की उत्पादन लागत में दूसरे स्थान पर जो है 98% प्रतिफल किसानों को प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। और यहाँ पे एक लिस्ट भी जारी किया गया है रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गेहूं, उसके बाद जौ, चना, मसूर, ये सारे का दिया है, सरसों ये सब का कि 2022 से 23 और 23 से 24 का दिया हुआ है। फिर यहाँ 23 से 24 और 24 से 25 तक का दिया हुआ है। यहाँ नोट में देख सकते हैं कि 2023 से 24 की रबी उपजों की विपणन जो वित्तीय वर्ष है ये कब से कब तक का है, 24 से 25 के लिए होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो बनता है 2023 से 24 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2023 में भारत के विदेश व्यापार के जो है अंतिम आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य में लगभग 6% की वृद्धि प्राप्त की गई थी, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष में वस्तुगत निर्यात जो है 47 अरब डॉलर के रहे थे। किंतु चालू वित्तीय वर्ष जो है 2023 से 24 में निर्यातों व आयातों दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धि की सिलसिला बना हुआ, ऋणात्मक यानी घटा हुआ, इसमें गिरावट ही आई है दोस्तों। देश के वस्तुगत निर्यात में जो है दोस्तों 8.77% की गिरावट दर्ज की गई है। निर्यात मीन्स क्या होता है दोस्तों, निर्यात मीन्स यहाँ से निकालना है ना, निर्यात यानी एक्सपोर्ट करना, और आयात मीन्स इंपोर्ट करना, मतलब आता है हमारे, है ना। तो निर्यात में भी बहुत भारी गिरावट आया है 8.77% का। और बता दें यह जो है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। और विदेश व्यापार जो है, विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में केवल वस्तुगत व्यापार के आंकड़ों ही शामिल हैं तथा सेवा के व्यापार के आंकड़े इनमें भी शामिल नहीं हैं। इसमें यहाँ पे आपको एक दिखा देते हो, भारत का जो है वाणिज्य व्यापार यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि निर्यात में कितना हुआ 8.77% की कमी हुआ है, रेट से इंडिकेट किया गया है। और आयात में लगभग 12.23% की कमी हुई है। देखिए, भारत के विदेशी जो है व्यापार के आंकड़े एक दृष्टि में देखिए अप्रैल से सितंबर 2023 के लिए वस्तुगत व्यापार, वस्तुओं का व्यापार है ना, मर्चेंडाइज ट्रेड के लिए देखिए यहाँ पे निर्यात जो है एक्सपोर्ट्स हो रहा है, या 23 से 24 के लिए कितना हो रहा है, इसमें लगभग 9% का कमी आ रहा है। और इंपोर्ट जो हो रहा है, आयात हुआ है, उसमें लगभग 12% की कमी ही आया है। और सेवाओं का व्यापार देखा जाए, ट्रेड इन सर्विस में देखा जाए दोस्तों, तो इसमें जो है हमारा निर्यात क्या रहा है, इसमें इंक्रीज किया है, बढ़ा है, लेकिन आयात में क्या हुआ है, कमी आया है, 1.5 की कमी आया है। नेक्स्ट तीसरा क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार में देखा जाए, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में देखा जाए, तो इसमें कुल जो रिसिट्स हैं यानी निर्यात है हमारे, इसमें भी कमी आया है लगभग 3% का। और आयात भुगतान यानी पेमेंट्स में जो है दोस्तों, इसमें बता दें इसमें लगभग 10.14% का कमी ही आया है। सेवाओं का व्यापार ये तो बताएं दोस्तों आपको, सेवाओं के व्यापार में भी क्या हुआ है, हमें निर्यात में जो है दोस्तों इसमें वृद्धि हुआ है, लेकिन की आयात में हमें कमी हुआ है। इसमें भी वही कहा गया कि अप्रैल से सितंबर के दौरान जो सेवाओं में है, यहाँ पे देखिए वाणिज्य मंत्रालय 13 अक्टूबर को जारी किया अंतिम आंकड़े
तो इसमें जो है पिछले 6 माही के अनुसार आयात में कितना अनुमानित डॉलर है दोस्तों? आयात 89.22 अरब डॉलर अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में सेवा का कुल निर्यात जो है 164.89 अरब डॉलर अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि देश में जो है महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुआ है। महिला जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा लड़कियों की शिक्षा कौन कौन है? देखिए, महिला जीवन से जुड़े विभिन्न पहलू कौन कौन सा है? लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, सुविधा व कार्यस्थल पर सुरक्षा, सेफ्टी इन द वर्क प्लेस आदि मामलों में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के चलते भारत में श्रम भागीदारी के मामले में नारी शक्ति ने नया मुकाम हासिल कर लिया है तथा श्रम बल में नारी की भागीदारी में पर्याप्त वृद्धि विगत 1 वर्षों में दर्ज की गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 से 23 में प्रस्तुत आंकड़ों में बताया गया है कि देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है यह लगभग कितना प्रतिशत रहा है? लगभग 33% थी। अब यह बढ़कर 22 से 23 में 37% हो गया दोस्तों, है ना। इस प्रकार जो है इंक्रीज कितना हुआ है? 4.2% की वृद्धि हुआ है। एक वर्ष में इसमें हुई इससे हुई मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में श्रम महिला बल भागीदारी दर जो है 17 से 18 में 23 था, 19 से 20 में 30 था, 21 से 22 में 32 और 22 से 23 में 37% हो गई। हाल ही के वर्षों में देश में महिला श्रम बल भागीदारी जो है FLFPR का ये जो रहा है, इसका रिपोर्ट देखिए 2017 से 18 का कितना रहा है, 18 से 19 का कितना रहा है, और वर्तमान में जो अभी पूछने वाला है वो 22 से 23 में कितना है, तो 37% है ना। महिला श्रम बल भागीदारी के दर में वृद्धि टिप्पणी करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नारी शक्ति को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सरकार के नीतिगत पहलों का बड़ा योगदान रहा है। अगला जो है वर्ष 2022 से 23 के लिए रेल कर्मियों के लिए, यह वर्ष 2022 से 23 के लिए रेल कर्मियों के लिए जो है 78 दिन का कितना दोस्तों, 78 दिन का बोनस मिला है उन लोगों को। लगभग कितना दोस्तों, लगभग जो है 2 महीना 18 दिन का इन लोगों को बोनस मिला है। तो वित्तीय वर्ष जो है 2022 से 23 के लिए रेलवे का जो है अराजपत्रित कर्मी जो है आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़ के मात्र 2, कौन कौन, आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़ के 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता संबंध बोनस, है ना, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस इनको दिया गया। पीएलबी प्रदान करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर 2023 को प्रदान की है। इस प्रकार जो है रेलवे के लगभग 11.07 लाख अराजपत्रित ग्रुप सी कर्मचारी जो है लाभान्वित होंगे। इस फैसले का कार्यान्वयन से लगभग 1968.787 करोड़ का वित्तीय भार जो है सरकार पे पड़ेगा, लगभग 2000 करोड़ का। और रेल मंत्रालय ने 1509 मिलियन टन के रिकॉर्ड माल की ढुलाई लगभग 6.5 अरब यात्रियों को उसके गंतव्य तक पहुंचाया है। विज्ञप्ति के अनुसार इस रिकॉर्ड के प्रदर्शन में कई कारकों ने योगदान दिया है। इसमें रेल सरकार के द्वारा रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय किए जाने के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रचालनों में दक्षता के एक बेहतर प्रौद्योगिकी आदि शामिल है ना। पूर्व वर्ष 2019 से 20 या फिर कहिए 20 से 21 व फिर 21 से 22 के लिए पात्र रेल कर्मियों को जो है 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस सरकार ने
दिया था। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यह है चीनी निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि अक्टूबर 2023 के बाद भी बढ़ाई गई है। चीनी निर्यात पे जो है, चीनी निर्यात पे प्रतिबंध की अवधि अब अक्टूबर 2023 में बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया, देखिए, घरेलू बाजार में चीनी का पर्याप्त उपलब्धि एवं मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को 31 अक्टूबर 2023 के बाद भी अब अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। निर्यात प्रतिबंधित के तहत आने वाली चीनी में रॉ शुगर, वाइट शुगर, ऑर्गेनिक शुगर व रिफाइंड शुगर सभी शामिल है ना। निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि में वृद्धि की अधिसूचना विदेश व्यापार निदेशालय के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। गतव्य है कि 1 जून 2022 को चीनी में निर्यात प्रतिबंध सरकार के द्वारा आरोपित किया गया था। कब किया गया था, 1 जून 2022 को। यह प्रतिबंध मूलतः 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए ही था। इससे पहले अगस्त 2022 तक ही 100 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका था, जो इसके निर्यात के अब तक का सर्वोच्च स्तर था। देश में चीनी निर्यात हो रही भारी वृद्धि हुई है भारी वृद्धि को देखते हुए इसके निर्यात पर प्रतिबंध का निर्णय सरकार के द्वारा मई 2022 में किया गया था। 1 जून 2022 को प्रभावी हुआ था और निर्यात पर प्रतिबंध की यह अवधि अक्टूबर 2022 में समाप्त हो रही थी। घरेलू बाजार में चीनी का उत्पादन उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय सरकार ने अक्टूबर 2022 में किया था। निर्यात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर 2023 तक या फिर अगले आदेश तक जारी रखने के लिए अधिसूचना विदेश व्यापार निदेशालय के द्वारा 28 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी, है ना। तो जबकि यह रियायती कोटे के तहत 2022 से 23 में 62 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था, फिर भी इस पर निर्बंध अभी लगा हुआ है। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों हम लोग का, भारत में 2023 से 24 में जीडीपी वृद्धि कितना रहा है, 6.3% रहने का पूर्वानुमान। इसमें कोई भी परिवर्तन विश्व बैंक ने अक्टूबर में ही नहीं किया है। देखिए यहाँ पे जो भारत में 2023 से 24 में जीडीपी वृद्धि 6.3% ही रहने के पूर्वानुमान में कोई परिवर्तन विश्व बैंक ने अक्टूबर में नहीं किया है। यानी कि जो पहले था सेम वैसा ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। विश्व बैंक व मुद्रा कोष दोनों ने ही विश्व के साथ साथ इसके विभिन्न क्षेत्रों 2023 से 24 के लिए आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान है, भारत में 23 से 24 में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अपने पहले पूर्वानुमान में कोई परिवर्तन विश्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में नहीं किया है। बैंकों के संदर्भित वर्ष में देखा जाए तो 6.3% रहने का पूर्वानुमान अप्रैल 2023 में अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया था और बैंक के 3 अक्टूबर 2023 को जारी साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में भी 2023 से 24 के लिए भारत के लिए वृद्धि का यह अनुमान विश्व बैंक ने बरकरार रखा है। 24 से 25 में भारत में जीडीपी में वृद्धि 6.4% रहने का पूर्वानुमान अक्टूबर 2023 में अपने ही रिपोर्ट में विश्व बैंक ने व्यक्त किया है। विश्व बैंक खुद व्यक्त किया है। भारत के पड़ोसी का भी यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, जैसे भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का क्या रहा है, जो विश्व बैंक जारी किया है, तो इनकी वृद्धि 1.7% रही है 23 से 24 के लिए, है ना। और 24 से 25 के लिए 2.4% विश्व बैंक का यह ताज़ा अनुमान है। ऐसे और सारे करीबी यहाँ पे देश है। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी देश की है, चीन की है। पहला कौन है, अमेरिका। तो दूसरी अर्थव्यवस्था चीन का है, जो 2023 में वृद्धि दर कितना है, 5.1% अनुमानित किया है वर्ल्ड बैंक। और 2024 के लिए कितना है, तो 4.8% अनुमानित किया है वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर 2023 में। अगला जो आता है दोस्तों, यह 2023 व 2024 में विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए पूर्वानुमान लगाया गया है। तो इसमें नया पूर्वानुमान जो लगाया गया IMF के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
विश्व के विभिन्न देशों, क्षेत्रों एवं संपूर्ण विश्व में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अपने पहल के जो है पूर्वानुमानों में संशोधन अक्टूबर 2023 में किए हैं। और इसमें देख सकते हैं जो IMF के द्वारा दिया गया है इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। विश्व बैंक समूह के अक्टूबर 2023 में माराकेश जो है में संपन्न वार्षिक संयुक्त बैठक से पूर्व 10 अक्टूबर को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है। इसमें देखिए कौन कौन सा पॉइंट है कि IMF के अनुसार जो है 2022 में वैश्विक GDP में वृद्धि कितना रहा है दोस्तों, तो इसमें वृद्धि रहा है 3.5% रही थी और घटकर जो है यह 3% आ गया है। 2024 में 2.9% रहने का अनुमान ताजा अक्टूबर 2023 में लगाया गया है। विकसित देश को देखा जाए तो 1.5% तथा 2024 में 1.4% रहने का अनुमान है। और इसका रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी किया गया दोस्तों। यहाँ पे को GDP में वृद्धि दर देखा जाए तो ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक ने भी 3 अक्टूबर 2023 को जारी अपनी रिपोर्ट में 2023 से 24 में भारत में वृद्धि 6.3% रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का इसके पहले पूर्वानुमान 6.5% का था, यानी लगभग सेम ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार कि देश क्षेत्र और 2022, 2023 और 24 तो संपूर्ण विश्व है। यहाँ पे टोटल देखिए विकसित राष्ट्र पहला आता है अमेरिका। अमेरिका का कितना वृद्धि हुआ है 22 में 2.1, फिर 23 में 2.1, लेकिन 2024 में 1.5 है ना। फिर जर्मनी, फ्रांस, जापान, UK, ऐसे करके फिर भारत भी आता है दोस्तों। भारत में जो है 7.2, 6.3, 6.3 ही रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा है 23 और 24 में। भारत के लिए जो है वृद्धि दर का अनुमान जो है वित्तीय वर्ष के आधार पर यहाँ 2022 से तात्पर्य 2022 से 23 है ना। विभिन्न क्षेत्रों देशों के लिए जो है वर्ष 2023 व 2024 में वृद्धि के लिए अपने जो ताज़ा पूर्वानुमान जो है IMF के ने अक्टूबर 2023 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में प्रस्तुत किए, उनमें से कुछ बॉक्स में दिखाए गए हैं। जो आपको मैंने दिखाया बॉक्स, भारत में जो है विद्युत उत्पादन क्षमता देखिए यहाँ पे कितना हो गया है 417 गीगावाट से भी अधिक हो गया है ना। तो यह देखिए भारत का जो है विद्युत उत्पादन में मामले में भारत का अमेरिका व चीन के बाद विश्व में तीसरा स्थान हो गया है। भारत का पहला स्थान अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा स्थान भारत का आ गया है किसमें, विद्युत उत्पादन में। तो बस इतना ही इसमें याद रखिएगा कि विद्युत उत्पादन में तीसरा देश बन गया है हमारा देश। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोयला, लिग्नाइट, गैस, तेल इसमें कितना कितना उत्पादित किया है 2023 में। पूरे यहाँ पे लिस्ट दिया है दोस्तों, है ना इसको। तो बस इसमें हम लोग दोस्तों इतना ही देखते हैं। इसमें जो बच गया है सो दोस्तों कि ये भी रिपोर्ट ही है कुछ का। हाँ ये देखिए RTCS जो है कि गलियारा के द्वारा यहाँ पे हम लोग कवर कर ही लेते हैं। देखिए RRTS जो है दोस्तों ये गलियारे पर नमो भारत रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया गया। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है NCR में विभिन्न शहरों के बीच तीव्र गति से यात्रा के लिए विकसित किए जा रहे हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो है दिल्ली मेरठ के साहिबाबाद से जो है दुहाई के जो है दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर रूट मार्ग पर जो है रैपिडेक्स ट्रेन का परिचालन 21 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 20 अक्टूबर को साहिबाग से यहाँ से किए हैं। और आम जनता के लिए रूट पर जो है रैपिडेक्स रेलगाड़ी का जो है परिचालन 21 अक्टूबर से शुरू किया गया। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रूट पर यह परिचालन 2025 में शुरू होने की संभावना है ना। RRTS गलियारे में चलने वाली रेलगाड़ियों को नमो भारत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, नमो भारत नाम दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद को दुबाही डिपो से जोड़ने वाली 17 किलोमीटर प्राथमिक खंड का उद्घाटन किए थे गाजियाबाद में। और नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन की दिखाई हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने। और यहाँ पे देख सकते हैं
नमो भारत। और एक ये रिपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाते हैं भारत के जो है विदेशी पर्यटन जो है ये कितने इंक्रीज किए हैं वर्ष 2023 में। उसमें देखिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितना रहा है, 6.19 मिलियन रहा है, लगभग 300 से भी ज़्यादा प्रतिशत रहा है। 2022 में देखिए विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा कितना है, यदि डॉलर में जानना चाहते हैं दोस्तों तो कितना है, 16.93 अरब डॉलर, लगभग 92%। और रुपया में देखा जाए तो 13,000, माफ कीजिएगा, 1,34,543 करोड़ है दोस्तों, लगभग 106% रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2022 के दौरान सबसे अधिक विदेशी पर्यटक का आगमन स्रोत कौन सा रहा है, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका से। और हाल के वर्षों में भारत आने वाले विदेशी पर्यटक की संख्या का क्या है, यहाँ पे पूरे उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। भारत आए विदेशी पर्यटकों का आगमन पोर्ट कौन सा है, तो दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है ना, हरिदास लैंड चेकपोस्ट है। फिर भारत आए विदेश पर्यटकों में विभिन्न वर्ष में विदेशी मुद्रा का अर्जन क्या क्या रहा है, कितना रहा है, वो सारे यहाँ पे डिटेल्स है। फिर वर्ष 2022 में भारतीय पर्यटकों की विदेश यात्रा के मुख्य गंतव्य राष्ट्र कौन रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम रहा है, कतर रहा है, कुवैत का, कनाडा, ओमान, अन्य रहे हैं। टोटल रहा है दोस्तों 100%, है ना। आशा है दोस्तों यह वीडियो पसंद आएगा आपको, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन।